आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। आज समझ नहीं आ रहा कि अपनी ओपनिंग प्रोग्राम की ओपनिंग कैसे करूं, क्योंकि हर बार की तरह आज एक ऐसी घटना पर हम जिक्र करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे लेकर आज मैं निशब्द हो गई हूं। इस कार्यक्रम को करने से पहले अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार करना पड़ा, क्योंकि मामला उस राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ा हुआ है जहां पर मैंने अपने जीवन के 20 साल बिताए हैं। वो दिल्ली जिस पर कभी मुझे नाज हुआ करता था और मैं खुद कहती थी कि दिल्ली में मैं सुरक्षित हूं। लेकिन एक के बाद एक साल बीतते गए, समय बीतता गया, घंटे बीतते गए, दिन बीतते गए और सेकंड दर सेकंड दिल में सिर्फ एक ख्याल आता रहा कि नहीं, मैं दिल्ली में सुरक्षित नहीं हूं। मैं दिल्ली में कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकती जब तक दिल्ली में ऐसे दरिंदे रहेंगे जो दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को जान नहीं समझकर बेजान सामान समझेंगे। आज दिल्ली की हालत ऐसे हो गई है कि एक तरफ 31 दिसंबर की रात को अंग्रेजी नववर्ष की जश्न में पूरी दिल्ली डूबी हुई थी, लेकिन एक कोने में सिसक रही थी, सिहर रही थी वो दिल्ली जहां पर कुछ मासूम बेटियां रहती हैं। और इसीलिए दिल्ली को आज कहना पड़ रहा है कि शर्म आती है मैं दिल्ली हूं, लज्जा आती है कि मैं दिल्ली हूं, दर्द होता है कि मैं दिल्ली हूं। वो दिल्ली जिसने विश्व में धाक जमाई, वो दिल्ली जो राजनीतिक पटल पर समय के रूप से अंश दर अंश चमक रही, वो दिल्ली जो भारत के अस्तित्व की परिचायक है, आज वही दिल्ली एक बेटी के आंसू की परिचायक बन चुकी है। दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है। निर्भया कांड के 10 साल बीत जाने के बावजूद भी हम और आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर चीख चीख कर दिल्ली ये कहती है कि मैं अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही, क्योंकि मेरे दामन पर दाग लगाने के लिए ऐसे दानव दिल्ली में घूम रहे हैं जिन्हें संभालने के लिए, बचाने के लिए न केवल सियासतदान बल्कि दिल्ली पुलिस भी खड़ी हुई है। कुछ ऐसा ही हुआ है एक बार, ज्यादा दिन नहीं बीते, याद होगा आपको, एक हत्या जो परिवार वाले कह रहे थे कि एक हिंदू लड़के की हत्या हुई, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार ये कह रही थी कि यह हादसा है, एक्सीडेंट है। परिवार वाले चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन दिल्ली पुलिस हादसा ही बताती रही। ज्यादा दिन नहीं बीते और आज एक बार फिर से ऐसी ही एक कहानी सामने आ गई जिसमें एक बेटी की लाश सड़क पर घसीटी जाती रही, 1-2 किलोमीटर नहीं, 12 किलोमीटर लगातार बार बार जार जार तार तार होता रहा उसका शरीर, और दिल्ली पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगी। दिल्ली पुलिस एक बार फिर से वही रटा रटाया जवाब लेकर सामने आई कि दरअसल उस लड़की के साथ, उस बेटी के साथ हादसा हुआ। लेकिन परिवार वाले ये कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं, यह हत्या है। हत्या भी ऐसी वैसी नहीं, दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है, लेकिन बावजूद उसके दिल्ली पुलिस जिस तरीके से आगे बढ़ रही है इस पूरे प्रकरण पर, वो सवाल खड़ा कर रही है। आनन फानन में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन क्या केवल इतना काफी है या फिर एक बार फिर से स्क्रूटनी करने की जरूरत है, खुलकर हल्ला बोलने की जरूरत है, और तब शायद दिल्ली कह पाएगी कि वाकई मैं दिल्ली हूं जो इस देश के अस्तित्व का परिचायक है। आज दिल्ली और दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे ही ज्वलंत सवालों के बीच घूमेगी हमारी आज की चर्चा। हम चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी वो रिपोर्ट जो खुद दिल्ली बयां कर रही है, क्योंकि दिल्ली जार जार हो रही है, शर्म आती है, वो कहती है कि मैं दिल्ली हूं। मैं दिल्ली बोल रही हूँ। मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपने मेरी जो उजली तस्वीर देखी है, मैं उसका स्याह सच आज बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अब दिल वालों से गुलजार नहीं रही, बल्कि हैवानों, दरिंदों, रेपिस्टों और दहशतगर्दों की आगोश में हूँ। मैं दिल्ली हूँ। मैं अब संगदिल हो चुकी हूँ। जब मेरे जहन में खुद के अस्तित्व की कोई छवि बनती है,
तो मैं सबसे पहले 16 दिसंबर 2012 की वो रात बन जाती हूँ। सर्द रात में चीखती दामिनी के दर्द से जब मुझे दर्द होता है तो दरबारी कायरता की बंदी बन जाती हूँ। दिल चीख कर रोता है, मन करता है कि पट्टी नोच लूं न्याय की अंधी देवी की आंखों से, तलवार छीन लूं हाथों से, एक जोरदार प्रहार करूं कानून की बंद किताबों पर। मेरे दामन में सिर्फ एक ही दाग है, हर पल, हर रोज, हर साल मैं लूटी जाती हूँ। मेरे साथ इतनी दरिंदगी हुई कि मेरी सुधियों ने भी साथ छोड़ दिया है। मुझे शर्म आती है, शर्म आती है देश की संसद पर, मुझे शर्म आती है नामर्द पुलिस पर, मुझे शर्म आती है खुद पर। हाँ, शर्म आती है खुद पर। दरबारी कुलवंती के कागजों की माने तो मैं महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित हूँ। 2021 में मेरे आंचल में पलने वाली 13,892 बेटियों के दामन खींचे गए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, तब भी मैं तार तार हो रही थी, मेरी अस्मिता जार जार हो रही थी। तब भी मैं 5 दरिंदों की हैवानियत झेल रही थी और झेल रही थी राजनीतिक कुंठाओं की छीटाकशी। मैं दिल्ली हूँ। मुझे शर्म आती है अपने वजूद पर, मुझे शर्म आती है अपने अस्तित्व पर, क्षणिक मर्दानगी के गुरूर में डूबे बेटों पर, नामर्द पुलिसिया तंत्र पर, संविधान की किताबों पर। मैं दिल्ली हूँ। मुझे शर्म आती है, शर्म आती है मुझे खुद पर। हेमंत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीस साल की एक बच्ची जिसके ऊपर अपने परिवार चलाने की जिम्मेदारी थी, जिसके खुद के अपने सपने थे, लेकिन उन सपनों को जार जार कर दिया, तार तार कर दिया दरिंदों ने, और जिस तरीके से उसे मौत दी, कोई दुश्मन को भी ना दे। अब तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जो बीते 48 घंटों से सोशल मीडिया पर या टीवी चैनल्स पर वायरल हो रही है। यही वो तस्वीर है जो उन दरिंदों की दरिंदगी, जो दानव दिल्ली की सड़कों पर घूमते हैं, महिलाओं के लिए जो दानव बन चुके हैं, जो राक्षस बन चुके हैं, उनकी ये तस्वीरें देखिए कि ये गाड़ी, ये वही बलेनो गाड़ी है जिसके नीचे 20 साल की मासूम फंसी रही, उसे घसीटा जाता रहा, उसे तड़पाया जाता रहा, उसके शरीर का एक एक अंश, एक एक हिस्सा लगातार चोट दर्द सहता रहा, लेकिन इन दरिंदों का दिल नहीं पसीजा। उसकी जान चली गई और जान जाने के बावजूद भी ये रुके नहीं, फिर भी उस बच्ची को घसीटा जाता रहा। अब ये तस्वीरें आपके सामने, वो आखिरी तस्वीर है, सीसीटीवी की वो आखिरी तस्वीर जिसमें वो स्कूटी देखी जा सकती है, वो बच्ची देखी जा सकती है जिसे पता भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो अपना काम करके अपने परिवार के लिए भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, अपना काम खत्म करके वो अपने घर के लिए जा रही थी, वापस जा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे कुछ राक्षस उसका इंतजार कर रहे हैं जो उसके लिए हैवानियत की वो सारी हदें पार कर देंगे जिसकी कल्पना करने से भी शरीर का रोया रोया सिहर उठता है। ये वही तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने लगातार आ रहा है, जिसे आप लगातार देख रहे हैं, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि वो बलेनो गाड़ी है जिसमें वो 5 आरोपी हैं, जिसमें वो 5 दोषी हैं, और नीचे अगर आप देखें कि एरो के पास कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ है, और चश्मदीद जिन्होंने इस गाड़ी को देखा सबसे पहले उनको ही ये नजर आया कि किस तरह से गाड़ी के नीचे दरअसल एक बॉडी फंसी हुई है। यानी वो बच्ची जो जब चश्मदीद ने देखा तो उनका कहना था कि वो लाश में तब्दील हो चुकी थी, बॉडी जो बार बार नीचे फंसी हुई थी, सड़क से टकरा रही थी, आवाज ऐसी हो रही थी जैसे बार बार कुछ सामान लड़ रहा हो, और ये गाड़ी बार बार एक ही रूट पर चल रही थी, और फिर भी
बावजूद उसके वो दिल्ली पुलिस जिसने दम भरा था एक दिन पहले ही, अगर आपको याद हो तो दम भरा गया था दिल्ली पुलिस की तरफ से कि जश्न मनाने की रात 31 की रात को दिल्ली पुलिस के 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। मॉक ड्रिल हुआ है, तमाम जगहों पर चौकसी नजर आएगी। लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस पर इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक गाड़ी एक लाश को लेकर घसीटती रही 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 3 घंटे तक, और 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस सोती रही। चश्मदीद जिन्होंने सबसे पहले दिल्ली पुलिस को जगाने की कोशिश की और उन्होंने अपनी आंख से क्या देखा, जरा उनके बयान को पहले सुन लीजिए और फिर आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमेशा की तरह खाना पूर्ति करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर की गई है, उन्होंने क्या कहा है ये भी सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले चश्मदीद ने क्या देखा और क्या बताया देश को, जरा आप भी सुनिए। 20 मिनट पे, हाँ, जब मैंने डेड बॉडी देखी थी गाड़ी के नीचे 18 मिनट पे, हाँ, 20 मिनट पे मैंने कॉल की 112 नंबर। तब आप क्या यहाँ पर थे? मैं अपनी शॉप पे ही था, हाँ, मैं दुकान ओपन कर ली थी। 18 मिनट पे ही जस्ट दुकान ओपन की थी, तभी सामने से आवाज आई कि गाड़ी का टायर वायर फट रहा है। इस हिसाब से चलती हुई गाड़ी आ रही कि टायर फटने के बाद जैसे चलती गाड़ी, तो मैंने उसकी तरफ गौर किया। गौर करने के बाद मैं उसको देखता ही रहा। वो बिल्कुल मेरी दुकान के सामने आने के बाद उसका पूरा फोकस मेरा उसके ऊपर था, तो दिखाई दिया इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। तो फिर जैसे वो चलता जा रहा था, स्पीड थी 20 से 25 की, मैंने 112 नंबर पर डाल के मैम ऐसी बात है, कोई डेड बॉडी फंसी हुई है, बलेनो गाड़ी है ग्रे कलर की। तो नंबर मैं देख नहीं पा था उस टाइम तक, ना ये पता लग रहा था कोई लेडीज है जेंट्स है डेड बॉडी है, बस ये पता लग रहा था कोई इंसान इसके नीचे है, वो किस बिल्डिंग में वो पता नहीं था। वो चला गया। उसके बाद जैसे 3-4 मिनट के बाद PCR से फ़ोन आता है, बोला आपने फ़ोन किया था साहब, किया था ऐसे बात से। बोला गाड़ी कहाँ जा रही है? मगर ये कुतुबगढ़ साइड जा रही है। बोला हम पंजाब कोड खड़े हैं, हम यहाँ से घेराबंदी कर लेंगे। हाँ ठीक है साहब। तो 2-4 मिनट के और बाद जैसे 3 बज गया 30 मिनट में गाड़ी युवक जोन पीछे यू टर्न लेगा, दोबारा मेरी दुकान के सामने आ गई। वही गाड़ी? हाँ वही वाली गाड़ी। तो जैसे वो आ रही थी तो मैंने दूर से ही महसूस किया आवाज़ आने, उसमें सेम आवाज़ आ रही थी, मैं गाड़ी तो ये वो आ रही है भाई। और उसकी लाइट थी LED लाइट जो सफ़ेद वाली होती हैं, ये ट्यूब वाली लाइट नहीं थी गाड़ी की। माँ गाड़ी तो ये वो है भाई। मैंने तभी जिस PCR से फ़ोन आया था मैंने रिटर्न फ़ोन किया, माँ साहब ऐसे बात है, और माँ ये तो गाड़ी वापस मेरी दुकान के सामने आ रही है, ये कंजा वाला साइड जा रही है अब दोबारा। तो मैं एक बार तो होपलेस हो रहा, डर गया था मैं। फिर मैंने सोचा माँ चल अब प्रशासन से फ़ोन चल रहा है, मैंने अपनी स्कूटी उठाई और मैं उसके पीछा करने के लिए मैं उसके पीछे चला। तो फिर जैसे ये गाड़ी चलती रही, मैं पीछे चलता रहा, 50-100 मीटर मैंने गैप रखा। आगे जाके ये इसके जहाँ से आप ये वीडियो दिखा रहे हैं वहाँ से मैंने सालासर के पास से यू टर्न ले लिया। इसने यू टर्न ले लिया तो इसके पीछे से मैंने भी ले लिया साथ के साथ। तब तक फिर यहाँ तक मैं पहुँचता तब मेरी गाड़ी यहाँ एक बोलेरो गाड़ी है लोडिंग वाली, तो आगे तो वो गाड़ी मेरी यहाँ आ चुकी थी दूध लोड करके अपना सप्लाई के लिए जाने के लिए, वो तैयार खड़ी थी। मैंने स्कूटी साइड में लगाई, मैं बोला उससे साहिल भाई ऐसा कर तू इसको गाड़ी को उसके पीछे लगा, वो बलेनो गाड़ी जा रही है उसमें नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है, मैं इसका पीछा कर दूँ। मैं तभी इसका गाड़ी का पीछे वाला गेट बंद किया, हम निकल लिए उसके पीछे। इस 500-600 मीटर का अपने मेरे गाड़ी में गैप हो गया। हल्की धुंध थी तो जैसे 2 किलोमीटर से वो आगे। तो आप सुन रहे हैं कि चश्मदीद ये बता रहे हैं कि उन्होंने पहले कॉल किया, रिस्पॉन्ड नहीं आता, एक ही जगह से बार बार गाड़ी घूमती रही, उनको शक हुआ और उन्होंने खुद गाड़ी का पीछा किया। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की एक PCR वैन को उन्होंने जो खड़ी हुई थी उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन दिल्ली पुलिस तो उस दिन जश्न के माहौल में थी, वो खुद नशे में धुत नजर आ रही थी और इसीलिए एक बेटी की लाश घसीटी जाती रही और दिल्ली पुलिस के कान में जूं तक नहीं रेंगा। अब क्योंकि मामले ने तूल पकड़ लिया है, दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आनंद फानन में 5 आरोपियों को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन इन सबके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, जरा ये भी सुन लीजिए। इसमें पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया है और अभी तक की जो तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कराया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके साथ साथ जो भी हमारी फॉरेंसिक टीम्स हैं उनका असिस्टेंस लिया जा रहा है
और लीगल टीम्स का भी असिस्टेंस लिया जा रहा है। मल्टीपल टीम्स बना दी गई हैं जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी नए तथ्य आएंगे और जो फॉरेंसिक टीम्स और लीगल टीम्स हैं उनके असिस्टेंस के बाद जो पुलिस अपना काम है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी और उसके बाद कोर्ट में रिपोर्ट चार्जशीट सबमिट करेगी और पूरी हमारे एफर्ट्स रहेंगे। सारी तरह के एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे जो फिजिकल एविडेंस हैं, ओरल एविडेंस हैं या जो सीसीटीवी बेस्ड जो एविडेंस हैं, सारे एविडेंस के आधार पर एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम जो अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा। तो दिल्ली पुलिस कह रही है टीम गठित कर दी गई है, अब जांच हो रही है, जो लोग दोषी होंगे उनको उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सब कुछ अब सीधे सीधे कहा जाए कि पहले जब हीला हवाली कर दी, एक जान चली गई, एक परिवार का सहारा चला गया और अब इस तरीके की बातें और बातों के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई है। और यही वजह है, क्या यही वजह है कि बार बार जो दरिंदे हैं उनको ऐसी हीला हवाली एक मजबूत आधार देती है ऐसे कृत्यों को करने के लिए। आज इसी बड़े सवाल के साथ चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करती हूँ। स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं पवन शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत पवन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के फॉर्मर एसीपी वेद भूषण जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। वेद भूषण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा आपके साथ शुरुआत करती हूं क्योंकि आज इस कार्यक्रम को करने से पहले बहुत हद तक अपने आप को तैयार करना पड़ा मुझे, क्योंकि जिस तरीके से इस बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, आप सोच कर देखिए, सिर्फ सोच कर देखिए, हमें जरा सा छिल जाता है, कट जाता है, हम बहुत देर तक उसको लेकर तड़पते रहते हैं। एक बच्ची के साथ उसकी बॉडी को घसीटा जाता रहा, उसके साथ उसके पहले पता नहीं क्या क्या किया जाता रहा होगा। क्या यही है हमारी दिल्ली? नेहा देखिए, बहुत ही बुरा, मतलब निर्भया जैसा ही मैं ये कहूंगी कि ठीक है उसके निर्भया के साथ रेप हुआ, यहाँ जो है अभी जांच का विषय है जो कि बहुत जल्दी पता लग जाएगा। लावनी जी मेरी आवाज इको हो रही है जी, प्लीज मैं ठीक करवाती हूँ उससे, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए जी। हाँ जी, देखिए ये इतनी दुखद घटना है कि जब से मैंने सुना है और अभी आपकी स्क्रीन पे देख रही थी तो वाकई में इतना दिल दहला देने वाली घटना है कि ऐसे आरोपियों को मुझे लगता है कि 1-2 साल, 4 साल, 5 साल नहीं, या तो उम्र कैद होनी चाहिए या सीधा फांसी होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि आप शराब पी के कैसे ड्राइव कर रहे थे और क्यों ड्राइव कर रहे थे, ठीक है। अब आप यहाँ दिल्ली पुलिस की भी लापरवाही नजर आ रही है कि आपको, जबकि इंतजाम, हम खुद बाहर निकले न्यू ईयर ईव पे तो बहुत कड़े इंतजाम थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे ऐसे इंतजाम जो है क्यों नहीं नजर आ रहे। तो ये इसीलिए जो जांच का विषय है, बार बार गृह मंत्री जी के ऊपर जहां लापरवाही जहां पुलिस ने भी की है कि 12 बार पीसीआर को अगर कॉल किया, पीसीआर क्यों नहीं आई, तो उनके ऊपर भी एक्शन होगा। ये ना वो समझे कि उनके ऊपर एक्शन नहीं होगा। नेहा जी से संपर्क टूट गया जी। जी जी नेहा जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी। नहीं, आई एम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन जो भी आपने कहा, एक बात का तो मैं नेहा आपको कहूंगी कि कम से कम आपने ये हिम्मत दिखाई कि दिल्ली पुलिस को लेकर आप खुद भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस पर आपने सवाल खड़ा किया और एक महिला होने के नाते वाकई ये सवाल पूछना भी चाहिए। लेकिन मैं पवन जी आपके पास आऊं उससे पहले वेद भूषण जी हमारे साथ हैं। वेद भूषण जी, हर बार बारंबार दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, यही क्यों सवालों में? ज्यादा दिन तो नहीं बीते ना सर, मेरे और आपके बीच में एक डिबेट हुई, उस डिबेट में रिंकू हत्या पर बात चल रही थी और आपने कहा था एक्सीडेंट है पोस्टमार्टम के पहले। इस बार भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, पहले ही कह दिया गया एक्सीडेंट है। सर दिल्ली पुलिस
विश्वास का दूसरा नाम कही जाती थी। ये क्या हो गया है दिल्ली पुलिस को? लावनी, इस पर राजनीति ना करके यदि विश्लेषण कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, दिल्ली पुलिस की कहां गलती थी, कहां चूक हुई, क्या उसमें एक्शन उन पुलिस वालों के खिलाफ होना चाहिए। यदि हम वो डिस्कशन करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय के थाने पर जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन करने के और एलजी हाउस को घेरने के बजाय हमें विवेचना करनी चाहिए, पुलिस ऑफिसर से बात करनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ, कि उस रात में ऐसा हुआ। मैं दुबई से आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूं, मैंने यहां भी देखा प्रोग्राम, और दिल्ली पुलिस बहुत सारे सवालों के घेरे में आज जरूर आई है और पूछे भी जाने चाहिए, क्योंकि एक 20 साल की नवयुवती के साथ में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, वो याद दिलाता है सलमान खान का केस जिसमें शराब पीकर उन्होंने 5 आदमियों को मार दिया, दिल्ली का BMW केस जिसमें करोड़पति बच्चों के लोगों के बच्चे जिस तरह से मार देते हैं, फैटल एक्सीडेंट कर देते हैं, ये उसी तरह का, उससे भी बल्कि भयानक एक एक्सीडेंट का हादसा है। और जैसा कि इस शुरू में मैंने बहुत सारे केस की इन्वेस्टिगेशन की है लावनी, उसमें सब में शुरू में फैटल एक्सीडेंट का ही मुकदमा दर्ज होता है। मैंने जो आपको बड़े इंडिया के केस दिए हैं उनमें भी शुरू में इसी धारा में केस दर्ज हुआ, परंतु बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई तो वो तमाम सेक्शन उसमें लग जाएंगी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बकाया है, मैकेनिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बकाया है, मुलजिमों को जो अरेस्ट किया गया उनका इंट्रोगेशन किया जा रहा है, उनके ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट, उन्होंने कितनी शराब पी हुई थी, तमाम सीसीटीवी फुटेज इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो आप गवाह बता रही थी, दिखा रही थी, उस तरह के और भी लोग गवाह थे। बहुत सारी चीजें, क्योंकि जो हमारे देश का कानून है 60 दिन का टाइम देता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इसलिए देता है कि तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद आए, क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों के प्रति ना होकर अदालतों के प्रति होती है, क्योंकि अदालत में कोर्ट जाएगा। एब्सोल्युटली राइट सर, यहाँ पर ठीक है कि तमाम चीजें जांच के बाद ही सामने आती हैं, लेकिन सवाल ये आपने कहा कि ये हादसा ही पहले नजर में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। परिवार वाले अगर लगातार कह रहे हो, एक सेकंड कानून इस देश ने यही बनाया है, उसी के तहत हम काम करेंगे। पार्लियामेंट कोई और नया कानून बनाएगी कि आदमी मरने पे ही 302 हो जाए, तो ऐसा कानून अभी है नहीं इस देश में। मेरे सवाल इसलिए सुन लीजिए सर, क्योंकि दिल्ली पुलिस आज सवालों के घेरे में इसलिए है, 2 बातें हैं। आपने कहा जांच हो रही है, जांच के बाद ही ये तय होगा कि हादसा नहीं हत्या है। चलिए, एक तरफ जांच, लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहला सवाल कि ये हादसा ही या हत्या ही क्यों हुई? जो वो दिल्ली पुलिस जो 31 तारीख को ये कहा जा रहा, 30 तारीख को ये कहा गया कि हमारी एक एक पुलिस, उस वक्त बिना वर्दी और वर्दी वाले पुलिस 16,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी सड़क पर रहेंगे, ऐसी कोई वारदात नहीं होगी। वहां पर अगर चश्मदीद ये कहता है कि पहली बार उसने कॉल किया, पीसीआर की तरफ से कोई रिएक्ट नहीं किया गया, थोड़ी देर के बाद कॉल बैक आता है, बावजूद उसके कोई वहां पर पुलिस की कोई चौकन्नी व्यवस्था नहीं रहती है, वो खुद जाते हैं, थोड़ी दूर पर उनको एक पीसीआर वैन दिखाई देती है, उसमें जो पुलिसकर्मी थे, ड्राइवर धुत बताया जाता है, वो जो चश्मदीद थे वो बता रहे हैं कि साफ लग रहा था कि उसमें जो पुलिस वाले ड्राइवर थे वो धुत थे, पीछे जो पुलिसकर्मी बैठे हुए थे वो नींद में थे या उन्होंने पी रखी थी, ये तो क्लियर नहीं, लेकिन उन्होंने बात को आईगाई कर दिया। यानी एक चश्मदीद पुलिस के पास पहुंच रहा है, बता रहा है कि गाड़ी के नीचे एक बॉडी फंसी हुई है, आप उसको देखिए, समझिए, और वहां पर पुलिस मौन हो जाती है, वो ध्यान ही नहीं देती है। लावनी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तमाम चीजों की विवेचना होनी चाहिए। जिन पुलिस वालों की लापरवाही है उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक्शन होना चाहिए, और बड़ा एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए और देखना भी चाहिए, जिससे पब्लिक के अंदर एक विश्वास आए। परंतु राजनीति ना की जाए उसके ऊपर, क्योंकि पीसीआर का जो सिस्टम था, पहले कमिश्नर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको थानों से कनेक्ट कर दिया था, जोड़ दिया था, परंतु अब हम लोगों ने फिर मांग की है, जो नए कमिश्नर साहब हैं, कि पुराने सिस्टम को वापस लागू किया जाए, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट दिल्ली में किया गया था वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। वो जो दैया है उन्होंने 22 कॉल की है, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। ये वाकई में एक पुलिस की बहुत बड़ी चूक है, और इस तमाम की जांच होगी और उनके खिलाफ एक्शन होगा। आपको याद होगा निर्भया केस के अंदर डीसीपी एसएचओ छोड़ दीजिए, स्पेशल कमिश्नर ट्रैफिक सिक्योरिटी और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट के अफसर थे उन सबको शंट आउट कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें उनकी लापरवाही, चूक या जांच उसमें होनी थी। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि एक सिस्टम के तहत पुलिस में सस्पेंशन, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, जो भी एक्शन होता है उसके लिए प्रोसीजर बना हुआ है। आप सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसी सिस्टम पर सवाल खड़ा हो रहा है कि एक बच्ची चली गई सर, बिल्कुल खड़ा होना बच्ची चली गई उसी सिस्टम के चलते।
आप ये बात सही कह रहे हैं कि हाँ सियासत नहीं होनी चाहिए पवन शर्मा, बिल्कुल ये बात सच है कि सियासत नहीं होनी चाहिए, इसको एक मुद्दे के तरह लपकने की जरूरत नहीं है, इस पर संजीदगी दिखाने की जरूरत है, इस पर समेकित भाव से एक निर्णय तक पहुंचने की जरूरत है, एक उपाय निकालने की जरूरत है। लेकिन बड़ा हास्यास्पद होता है कि हमारे यहाँ ऐसे मुद्दे आते हैं तो न केवल आम आदमी पार्टी में, तो बीजेपी की भी प्रवक्ता बैठी हुई है, मैं उनसे भी सवाल करूंगी अभी इसके बाद कि जब मुद्दे आते हैं तो मुद्दों को सहूलियत के हिसाब से ले लिया जाता है और फिर बैटिंग शुरू हो जाती है। आज मुद्दा आपको अपने लायक लग रहा है पवन शर्मा जी, इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए, तमाम तरीके से सियासत शुरू हो गई। कुछ दिन पहले रिंकू की हत्या हुई थी, इरफान और गुलफान ने की थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर मुखर थी और आम आदमी पार्टी चुप थी। क्या यही सिलेक्टिव सियासत, यही सिलेक्टिविज्म ऐसे दरिंदों को बार बार आधार देता है? पवन शर्मा जी देखिए लावनी जी, आपने बड़ा सही कहा कि राजनीतिक नहीं है, और जिस हुई है, दिल्ली की बेटी ने जान गंवाई है, वैसी दरिंदों ने दिल्ली की बेटी का खून किया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं किस शब्दों में बयां करूं ये वाली बात, लेकिन आज देखिए ये हुआ, इतना बड़ा अपराध है और तब और ज्यादा दुख होता है, तब और ज्यादा खून खिलता है कि इस सारे मामले में लीपापोती करने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है। हमने दिल्ली ने अपनी बहन खोई, अपनी बेटी खोई है, तो इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है कि उसको 12-12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घसीटा गया है। और दिल्ली पुलिस ये बयान दे रही है, डीसीपी साहब को सुन रहा था मैं, कि वो कह रहे थे कि गाड़ी के अंदर ऑडियो सिस्टम की आवाज इतनी तेज थी उनको पता ही नहीं चला। तो अपराधियों को बचाने के लिए तंत्र लगाया हुआ है। जिस बंदे ने चश्मदीद गवाह, जिसको आपकी टीवी चैनल सुन रहा था मैं, उस बंदे ने पीसीआर को कॉल किया और पीसीआर मदद के लिए पहुंची नहीं। एक हलवाई ने फोन किया, 22 फोन करने के बाद भी अगर पुलिस की मदद उनको नहीं मिलती है तो ये संदेह के घेरे में तंत्र आता है। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये, मुझे परवाह, अपनी चिंता दिल्ली की अपनी बहन और अपनी बेटियों के लिए है कि दिल्ली में इस अपराध पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि अपराधियों के मंसूबे, अपराधियों के अंदर विश्वास इतना बढ़ गया है। दिल्ली पुलिस का खौफ ही नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं दिल्ली पुलिस की कि कोई अपराध कर देंगे दिल्ली पुलिस उनको टांग देगी, उनको परवाह नहीं है। और जिस वजह से देखिए एनसीआरबी के आंकड़े में देख रहा था कि दिल्ली में अपराध बढ़ गए हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे तंत्र को इतना मजबूत होना पड़ेगा, कमियों को दूर करना पड़ेगा, किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में ना आके एक निष्पक्ष जांच करके उनको दंड देना पड़ेगा। नहीं, आपने सही कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में न आते हुए दिल्ली पुलिस को काम करना होगा। लेकिन आज आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं फिर आपसे यही सवाल करती हूं कि राजनीतिक पार्टी के रूप में आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, उनसे सवाल पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन कई बार यह भी परिस्थिति देखी गई है साहब कि दिल्ली में दरिंदगी हो जाती है, हिंदू बेटियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी होती रहती है और आपके विधायक पहुंच जाते हैं लोगों को बचाने के लिए, आरोपियों को बचाने के लिए, क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से आते हैं। तो सेलेक्टिव तो आप लोग भी हो जाते हैं ना। आज आप, मैंने पहले भी कहा कि कभी मौका बीजेपी को मिलता है, कभी मौका आप लोगों को मिलता है, आज आपका मौका है, इसलिए आप सियासत कर रहे हैं। लालजी देखिए, जो कंजाबला में जो जघन्य अपराध हुआ और उस राक्षसों ने हमारी बहन को और बेटी को मार डाला, वो किसी पार्टी से नहीं थी, वो किसी समुदाय से नहीं थी, वो दिल्ली की बेटी थी। मेरा मतलब ये, मेरा कंसर्न है, मेरी चिंता ये है कि ये अपराध दिल्ली में बंद होने कब होंगे, अपराधियों के मन में दिल्ली पुलिस का, प्रशासन का डर कब होगा, और दिल्ली पुलिस को अपना तंत्र मजबूत कब करना पड़ेगा। तो न्यू ईयर का वक्त था, न्यू ईयर में पूरी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि दिल्ली पुलिस को अपना तंत्र मजबूत करना होगा। पवन ये कह रहे हैं कि सियासत नहीं कर रहे हैं हम लोग, दरअसल उस मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो दिल्ली की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। एक महत्वपूर्ण सवाल, आप पवन जी के सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, आप लोगों को आमने सामने भी करूंगी, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल मेरा यह है कि दिल्ली पुलिस, बार बार दिल्ली पुलिस पर ही सवाल उठता है नेहा। और मुझे याद है कि माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली पुलिस से जब कभी भी लापरवाही, जो पहला मामला आया था, तब उन्होंने कहा था कि जो लापरवाही हो रही है उसको स्क्रूटनाइज किया जाएगा और एक मॉडल पुलिस तैयार किया जाएगा, एक मॉडल पुलिसिंग का जो एक पिक्चर होगी वो सामने आएगी। कितनी बार मीटिंग्स हुई, कितनी बार स्क्रूटनी हुई, मंथली, क्वार्टरली, कितनी मीटिंग्स हुई, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। देखिए लावनी, अगर गृह मंत्रालय सक्रिय ना होता तो मुझे लगता है कि आज इन सभी, जहां जिन पुलिस वालों ने लापरवाही की है, पीसीआर को कॉल किया उन्होंने नहीं, जिन्होंने उठाया नहीं रिसीव किया या अपनी लापरवाही जताई,
तो आप यकीन मानिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। नेहा जी, पुलिस ज्यादा एक्टिव हुई, मंत्रालय ज्यादा एक्टिव हुआ, या फिर वो चश्मदीद, वो जिम्मेदार नागरिक एक्टिव हुआ और उसकी बातें जब मीडिया में आ गई, मीडिया एक्टिव हुई तो फिर मजबूरी हो गई? नहीं, मजबूरी अगर ये बातें, ये वीडियो, माफ कीजिएगा मैं बहुत कटु सत्य बोलने वाली हूँ, अगर ये वीडियो आज के दौर में सोशल मीडिया का बड़ा जोर चलता है और थैंकफुल होना चाहिए सोशल मीडिया से, कई अफवाहें तो आती है सामने, वो गलत है, लेकिन सोशल मीडिया के लिए हम कहते हैं ना कि जब पॉजिटिव आप उसका यूज करते हैं तो चीजें सामने आती हैं। अगर सोशल मीडिया पर यह वीडियो नहीं आया होता, जो चश्मदीद थे वो सामने नहीं आए होते, मीडिया ने इस खबर को उठाया नहीं होता, तब भी क्या आप यही कहती कि पुलिस एक्टिव थी? लावनी जी, जैसे आपने बाकियों को मौका दिया, मैं चाह रही हूँ मुझे बिल्कुल आपको मौका दे रही हूँ, बिल्कुल आपको मौका दे रही हूँ, बोलिए। तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें मैंने आपको पहले ही कहा कि जो भी लड़के हैं, ये तो हमें बाद में पता चला कि भाजपा के हैं या क्या है, उसको छोड़िए, हमने पहले ही एलजी साहब ने निर्देश दे दिए थे कि जिन्होंने भी ऐसा किए जघन्य अपराध, उनको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। और पुलिस ने पहला काम किया, जहां पुलिस ने एक अच्छा काम किया उसको अच्छा भी कहना चाहिए, बुरा तो पुलिस ने काफी जो किया है वो बहुत ही बुरा है कि पीसीआर वालों ने फोन क्यों नहीं उठाए, क्यों ऐसी बेतुका स्टेटमेंट्स दी कि ठीक है, आप कह रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है, एक वीडियो अब आपको दिखाती हूँ, मैंने आपके पास ही लौटूंगी, मैं आपके पास ही लौटूंगी, लेकिन एक वीडियो मैं चाहती हूँ आप भी देखिए, पवन जी भी देखें, और एसीपी सर जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एसीपी सर, वो भी जरा देख लें वो वीडियो। आप कह रही है ना दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, वाकई दिल्ली पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया। जब दिल्ली पुलिस से सवाल पूछने के लिए पत्रकार पहुंचे हुए थे, कई सवाल थे, कई सवाल हमारे मन में हैं, कई सवाल पूछने की जिम्मेदारी हमने उठाई है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जब पत्रकार पहुंचे हुए थे दिल्ली पुलिस सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन पर, क्या किया गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिखा दीजिए जरा देश को भी। बदसलूकी पे उतर आई है और जो धक्के मार मार के दरिंदे बेटी को घसीटते हैं और पत्रकार जब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं सवालों के लिए तो उनको उठा उठा के बाहर कर दिया जाता है। मैं जवाब देना चाहती हूँ, दे दीजिए जवाब। देखिए, मैंने किस लिए कहा है कि पांचों को गिरफ्तार कर लिया गया, आरोपियों को, ये पुलिस ने अच्छा काम किया। उसके बाद मैं यही बोल रही थी कि जो अपनी बेतुकी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, कई जगह पर दिल्ली पुलिस ने ये बात कही है जो मीडिया के थ्रू सुनने में आई है कि जब रेप हुआ नहीं तुम कैसे छापोगे या कैसे सुनाओगे। देखिए, उनको ये बयान उस वक्त देना चाहिए था कि रिपोर्ट आने दीजिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो भी आएगी उससे पता चल जाएगा कि रेप हुआ या नहीं। लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले क्योंकि कयास लगाना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया कि ये तो रेप, मीडिया ने कयास नहीं लगाया था, या परिवार वालों ने कहा था? ये मीडिया ने कयास नहीं लगाया था मैडम, नहीं, मीडिया ने कयास नहीं लगाया था, परिवार वाले इस पर आरोप लगा रहे हैं, परिवार वालों का बयान आया और उसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है। जरा परिवार वालों का बयान भी जल्दी से सुना दीजिए, उस बच्ची की माँ और बहन क्या कह रही है, फिर मैं आती हूँ पवन जी और एसपी सर के पास आती हूँ, जरा बयान सुनाइए जल्दी से। चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे, मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। पापा की डेथ हो गई है, मम्मी की दोनों किडनी खराब है। घर में कौन कौन कमाने वाले थे? बस एक वही थी कमाने वाली। मैं खुद देख लूंगी कितनी चोट लगी है, दिखा तो दो। हाँ भी दिखाएंगे, हाँ भी मिलवाएंगे, मेरे को अभी तक मेरे बच्चे से नहीं मिलवाया। पापा की डेथ हो गई है, मम्मी की दोनों किडनी। तो बच्ची की बॉडी तक नहीं दिखाई जा रही थी क्योंकि परिवार वाले बार बार कह रहे थे कि ये ऐसी परिस्थिति में जब ये कहा जा रहा है कि उसकी बॉडी पर वस्त्र तक नहीं थे, वो निर्वस्त्र थी, तो परिवार वाले कह रहे हैं कि आप कैसे इस बात को पहले ही डिनाई कर सकते हैं कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ होगा? ये अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? यही मैं भी कह रही हूँ कि पुलिस ने बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया और ये उनकी गलती है जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। लेकिन इसी बात को मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि
नहीं पता, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि रेप हुआ था या एक्सीडेंटल था, जो भी था। मुझे लगता है ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पवन जी, देखिए लावनी जी, मुझे लगता है कि इस मसले को गंभीरता से बात करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का सवाल इस वजह से उठा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के बयान आ रहे हैं, पत्रकार जब सवाल उठा रहे हैं बेटी के हक के लिए, बेटी के न्याय के लिए, तो पत्रकारों को मार के पीट के बाहर निकाला जा रहा है। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग जो है, दिल्ली के युवा जो है बहन के लिए न्याय मांगने के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसा रही, मेरे पर लाठियां बरसाई गई। मैं वो सच जब निर्भया आंदोलन हुआ था, न्याय मांग रहे थे निर्भया के लिए, तो मैंने डंडे खाए थे। मैंने डंडे आज भी खाए हैं सिर्फ इस वजह से कि मैं न्याय की मांग कर रहा था। हम संत का सवाल इस वजह से उठाते हैं कि जब दिल्ली पुलिस ने जब मामला आया, धारा लगाने का मामला आया, तो छोटी छोटी धाराएं लगा के, नॉन वेलेबल धारा नहीं लगाई, वेलेबल धाराएं लगा के उसको बंद करने का काम किया, क्योंकि भाजपा नेता का पोस्टर जो है पुलिस थाने के बाहर लगा। नहीं देखिए, फिर आप सियासत करने लगे। देखिए आप सियासत करने लग गए। कम से कम नेहा ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि वो बार बार दिल्ली पुलिस ने जो कृत्य किया उस पर वो सवाल उठा रही है, जबकि दिल्ली पुलिस को लेकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को ही घेर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए इस बात का जवाब दिया। आप फिर से उसी सियासत पर आ गए, आप फिर से उसी सियासत पर आ गए। घेरना पड़ेगा उसको, तो कम से कम अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा कि अपराध पर लगाम कब लगेगी। वेदभूषण जी, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी जिनकी तय हो रही है, जिस तरीके से बयान बहादुर बन रही है दिल्ली पुलिस, कहीं अपने लिए खुद तो नहीं वो बार बार गड्ढा खोद लेती है, या अपनी कमियों को छिपाने के लिए सिर्फ बयान बहादुर सामने आते हैं और कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। देखिए लावनी जी, अभी आप दिखा रही थी कि थाने के अंदर प्रेस वालों को बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस में एक प्रोसीजर है कि पीआरओ होते हैं, आप तो खुद प्रेस जर्नलिस्ट हैं, प्रेस को एड्रेस करते हैं, प्रेस को ब्रीफिंग करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कहां तक इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, क्या क्या सबूत इकट्ठे किए गए। तो एक तरीका है, उस तरीके के तहत अब जबरदस्ती जो 5-5 मुलजिम थाने के अंदर पुलिस कस्टडी रिमांड पर है, यदि तमाम प्रेस को, तमाम पब्लिक को थाने में आने दिया जाएगा, यदि उसमें से एक गलती तो हो गई, पब्लिक नहीं पहुंच रही थी, पब्लिक नहीं पहुंच रही थी, मीडिया पहुंच रही थी, और मीडिया सिर्फ सवाल पूछना चाह रही थी, मीडिया सिर्फ सवाल पूछना चाह रही थी, क्योंकि एक बच्ची की जान गई है सर, उनको एक बच्ची की जान गई है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो क्या उठा कर फेंकेंगे, उनके साथ बदसलूकी की जाएगी, उनके साथ धक्का मुक्की होगी, ये है मॉडल पुलिसिंग सर। उनको पीआर लावनी जी, उनको पीआरओ के से संपर्क करना चाहिए था, ना कि थाने में संपर्क। सर आप पीआरओ से संपर्क करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो एक लड़की को मार दिया जाता है, उसकी लाश को घसीटा जाता है, आप लोगों की तरफ से कान में जूं तक नहीं लगता, मीडिया को आप कह रहे हैं कि पीआरओ को कॉल करके तब सारी जानकारी लेनी चाहिए थी। हर जगह सहूलियत चाहिए सर दिल्ली पुलिस को। सारी बात मानता हूं, पर आप जाके वहां पर थाने का कोई ऐसा ब्रीफिंग सेंटर नहीं होता थाने के अंदर, एक पीआरओ सिस्टम बना हुआ है। क्यों बनाया इतना बड़ा डिपार्टमेंट पीआरओ का? उसी सिस्टम के तहत एक बच्ची की जान चली गई। आपका कितना एक्टिव सिस्टम है ये देख लिया सबने, पूरे देश ने देख लिया सर। इतना एक्टिव सिस्टम था कि एक चश्मदीद बार बार कॉल करता रहा, आपकी पीसीआर में बैठी हुई पुलिस सोती रही, बिल्कुल गलती हुई, क्योंकि वो जश्न में थी, क्योंकि वो नशे में धुत में थी, और उसके बाद फिर बयान बहादुर आके किस तरीके से बयान दे रहे हैं सर, ये सवाल है मैं खुद कह चुका हूं, ये बहुत बड़ा सवाल है। चूक हुई है, चूक की जांच जरूर होनी चाहिए। समय की सीमा है, डिबेट यहाँ खत्म कर रही हूं, लेकिन सवाल खत्म नहीं हो रहा है, सवाल वही बना हुआ है। दिल्ली में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है सर, तो इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर दिल्ली पुलिस की है तो वो विश्वास जो दिल्ली पुलिस के लिए कभी कायम रहता था, वो विश्वास खत्म हो चुका है सर। इसलिए दिल्ली पुलिस को वो विश्वास फिर से बनाना होगा, और राजनीतिक सियासतदान जितने भी हैं उनको सियासत से ऊपर उठकर समेकित रूप से इस पर एक उपाय निकालना होगा। नहीं तो ऐसे ही कभी 13,000 का आंकड़ा होगा, अगली बार हो सकता हो ये आंकड़ा 13,000 के पार 15,000 हो, उससे आगे संख्या कहां चली जाएगी, हम आप डिबेट करते रहेंगे, बच्चे ऐसे ही मरती रहेंगी। आकलन जरूर करिएगा, संजीदगी जरूर दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। समय की कुछ सीमाएं हैं, वैसे भी हमने डिबेट थोड़ा आगे बढ़ा लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि आज जिस तरीके से दिल्ली शर्मसार हुई है, इस पर बहुत कुछ सोचने और करने की जरूरत है। जिम्मेदारी जिनकी है, जिम्मेदारी जरूर निभाइए, क्योंकि ये हमारी देश की बेटियों का सवाल है। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।